हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को मैंने एक वर्कशीट दी थी, याद है सबको? यस सर। वो पीवाईक्यू वाली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पीवाईक्यू वाली वर्कशीट आप लोग कर पाए थे? बोलो, कुछ बच्चे ने डाउट्स भी पूछे थे ग्रुप में। यस सर। अच्छी थी वो वर्कशीट, है ना? यस सर। उसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है? हाँ, है ना? यस सर। और उसका डाउट्स आप अगर आपके डाउट्स हो तो आज आप क्लास में पूछ लेना, और या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? सारे पीवाई के अच्छे थे वो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी वो हो पाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, अपना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का मेन जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हो गया था। कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जो उसमें होती है, जिसमें कभी कभी मेंस में कभी कभी पूछ लेते हैं, एडवांस में भी आता ही है, तो एक्स्ट्रा चीज आज हम करेंगे। और कल वाले लेक्चर में आपको मैं टेस्ट के लिए रिवीजन करवा दूंगा और थोड़े पीवाईक्यू की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और आपके जो भी डाउट्स हो आप कल वाले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम कुछ जो बच्चे हुए एक्स्ट्रा टॉपिक, देखो मेजर जो टॉपिक थे आपके, एडजॉइंट, इनवर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है? और ये सारी चीजें, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमने कवर कर लिया। आपने क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस किए होंगे। कल भी मैंने एक आपको डीपीपी दी थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, वो अटेम्प्ट करी थी, अच्छी थी वो भी। यस सर। है ना? डीपीपी अटेम्प्ट करोगे तो ही काम चल पाएगा। तो कल जो टॉपिक पढ़ा था हमने, उसी से टॉपिक से रिलेटेड आपको एक डीपीपी मिली थी, राइट? कुछ चीजें और हैं जो कवर कर लेते हैं। देखो, अभी सारा एकदम कवर नहीं होगा, कुछ कॉन्सेप्ट और है छोटे मोटे, वो आगे धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है? बीच बीच में मैं, जैसा आगे भी आपका जब चैप्टर चलता रहेगा, तो बीच बीच में मैं आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से लेता रहूंगा, तो उसमें अपन इनकेस कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रह भी जाएगा तो वहां पे कवर हो जाएगा। अभी हेडिंग डालो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करना? एक तो है कि भाई वैल्यू निकाल के कर दो, लेकिन वो नहीं करना है। जब भी दोनों डिटरमिनेंट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे मान लो a1 a2 a3, b1 b2 b3, लिखते भी जाना साथ साथ, c1 c2 c3। यहाँ पे वो मान लो x1 y1 z1, यहाँ पे वो x2 y2 z2, यहाँ पे वो x3 y3 z3, ऐसा कुछ हो। बोला गया इसको मल्टीप्लाई करो, और आंसर भी किसके टर्म्स में लिखना? डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिखना। आंसर भी किस में लिखना? डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिखना। अब बोला क्या, अगर आपको दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्पेसिफिक रूल था, एक एक एलिमेंट को आप निकालते थे, तो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर रूल था। डिटरमिनेंट में क्या है, आप रो, जैसे क्या क्या करोगे, रो को रो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रो को कॉलम से भी करते हो, कॉलम को कॉलम से भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे समझाता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। मान लो मैं रो टू रो को अगर मल्टीप्लीकेशन करूं, मतलब पहले रो वन को एक एक करके इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करते, तो रो वन मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a1 x1 a2 y1 a3 z1। ये रो वन को पहले रो वन से करते तो पहला एलिमेंट आएगा। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? रो वन को रो टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 x2 प्लस a2 y2 प्लस a3 z2, ठीक है? रो वन को रो टू से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में रो वन को रो थ्री से कर दो, तो तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो आप लिख लेना। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा? a1 x3 प्लस a2 y3 प्लस a3 z3। ये पहला, दूसरा है, तीसरा एलिमेंट। इसी तरह से फिर रो टू को एक एक करके तीनों रो से मल्टीप्लाई करोगे तो अगले तीन एलिमेंट आ जाएंगे।
फिर रो 2 को एक करेगा तो अगले 3 एलिमेंट आ जाए। क्लियर है? तो आप Yes. रो वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो को कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एक एक करके ऐसे एलिमेंट लिख सकते हो। अब जो क्वेश्चन जेई में पूछता है या फिर जैसा इसका यूज होता है, वो बेसिकली कैसे यूज होता है कि आपको क्या होगा कि दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन होगा, मतलब ये जो आरएचएस में मैंने क्वांटिटी लिखी है ये आपको ऑलरेडी गिवन होगी, आपको उस प्रोडक्ट को दो में ब्रेक करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये चीज आपको गिवन होगी, जनरली क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिवन डिटरमिनेंट को दो ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक करने की कोशिश करनी होगी। तो ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट गिवन है तो इधर रो 1 में क्या आ रहा होगा और इनकी रो में क्या आ रहा होगा, ऐसे लॉजिकली सोच के उस प्रोडक्ट को आपको दो के प्रोडक्ट में से ब्रेक करना सीखना है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि दो डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. डिटरमिनेंट का जो प्रोडक्ट है आप रो बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम रो बाय कॉलम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो अच्छे से करके दिखाया है, और मैंने एक और एक यहाँ पे लिया है अगले पेज पे। जैसे ये आप ये लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। लिखते लिखते समझने की कोशिश भी करो कैसे मल्टीप्लाई किया है, और जब ब्रेक करूंगा तो क्या लॉजिक अप्लाई हो गया। पहला एलिमेंट ध्यान से देखो क्या है, पहली रो में आप देखो जो प्रोडक्ट करके जो आंसर आया है, ऐसे लॉजिक लगाना, सुनना ध्यान से। प्रोडक्ट करके जो आंसर आया है, इस पूरे आंसर में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है तीनों में। इस फर्स्ट वाली रो में जो आंसर है प्रोडक्ट करने के बाद, आपको तीनों में एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या दिख रही है तीनों में एक चीज कॉमन? बोलो। क्या तीनों ये जो एलिमेंट है इसमें A1 B1 C1 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो जैसे Yes, तीनों में sir. A1 मतलब A1 B1 C1 फिक्स हो गया होगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे ब्रेक करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए तो ब्रेक करना आना चाहिए। तो पहली रो को ध्यान से देखो, उस पहली रो में आपको A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 तीनों में दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये फिक्स वाली रो होगी, और जो बची हुई तीन रो से मल्टीप्लाई होकर आ रही होगी। तो आप देखो पहले डिटरमिनेंट का पहला रो क्या है, A1 B1 C1, और बची हुई तीन रो भी अपने आप अपन प्रिडिक्ट कर लेंगे। एक रो हो जाएगी X1 X2 X3, सेकंड रो हो जाएगी Y1 Y2 Y3, थर्ड रो हो जाएगी Z1 Z2 Z3। इसी तरह से जब सेकंड में जाओगे तो वहां पे A2 B2 C2 फिक्स है, तो वो सेकंड फर्स्ट डिटरमिनेंट की सेकंड रो हो गई होगी, और जो बचे हुए तीन एलिमेंट है, बची हुई तीनों रो वहां से आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कैसे ब्रेक Yes. प्रोडक्ट कैसे करना है, और प्रोडक्ट का किया हुआ कैसे ब्रेक करना है, ये आपको अच्छे से समझ। अब इस पे एग्जांपल लूंगा दो। लिख लिया सबने? बोलो। ठीक है। ये देखो, इसको देख के सिर्फ अभी देख के बताओ इन्होंने कहीं से मल्टीप्लाई किया होगा, कैसे मल्टीप्लाई किया बताओ। सर रो टू रो। रो से रो ही हो रही इसमें भी। Yes, sir. पहली रो 1 को नहीं, रो हाँ इसमें भी रो, हाँ रो 2 रो ही मल्टीप्लाई किया। हाँ सही किया। और पिछली बार क्या किया था उसमें भी, उसमें रो कॉलम को किया था। हाँ इस वाले में क्या किया था, रो को कॉलम से किया था। हाँ क्लियर है? देखो ध्यान से, Yes, sir. रो 1 को पहले कॉलम 1 से किया, फिर रो 1 को कॉलम 2 से किया, रो 1 को कॉलम 3 से किया, और यहाँ पे रो को रो से मल्टीप्लाई करते, दोनों कर सकते हो। आप वहां पे लिख भी लो नोट करके, वी कैन मल्टीप्लाई रो बाय रो ऑल्सो, वी कैन मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम ऑल्सो। याद रहेगा आपको, ताकि लिखो नोट, इन डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन मल्टीप्लाई रो बाय रो ऑल्सो एंड रो बाय कॉलम ऑल्सो। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या बोला गया, शो दैट द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या आपको प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट, एक इलस्ट्रेशन है एक तरह का, ऑलवेज नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप कोशिश करो इस पूरे डिटरमिनेंट को दो के प्रोडक्ट में तोड़ने की। गलत होगा चलेगा, अपनी तरफ से एक बार कोशिश करो। ऐसे एलिमेंट लिखो ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाए, एक एक करके शांति से प्रॉपरली दोनों में वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो दोनों डिटरमिनेंट में, ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये आए वापिस से। तो बेसिकली आपको ब्रेक करना है प्रोडक्ट। समझ में आया करना क्या है? बोलो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जवाब दिया करो बाकी लोग भी, या फिर मैं उसी क्लास उन्हीं बच्चों को पढ़ूंगा जो जवाब देते हैं। करो ट्राई, बैठे मत रहा करो। अभी पीटीएम में भी इतना समझाया, क्लास में एक्टिव रहो थोड़ा। करो ब्रेक इसको दो में। कर दिया? बोलो। देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes. कैसे लॉजिक लगाना सुनो ध्यान से, नहीं समझ में आया हो। पहली रो को ध्यान से देखो। क्या इन तीनों एलिमेंट्स को देख के आप ये बता सकते हो कि इन तीनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा हो? सर ए बी सी। ए बी सी है ना? Yes, sir. तो एक तो Yes, मैंने sir. लिख दिया ए, एक लिख दिया बी, एक लिख दिया सी। अब ये पहला एलिमेंट कैसा आएगा? या तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया होगा, या फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट करना है, तो बताओ क्या आना चाहिए? मान लो रो बाय रो कर रहा हूं, यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्या रखूं? A, B, C. ए बी सी रखेंगे। वेरी गुड। अब इस रो को फिक्स रख लेते हैं अपन। अब अगला एलिमेंट देखते हैं। रो वन को रो टू से मल्टीप्लाई करके ये लाना है। अब क्या चाहिए? बी सी, ए सी और ए बी। यहाँ पे क्या लिखे? ए के साथ क्या चाहिए? C. बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। तो इसको सीक्वेंस में मतलब ए बी सी, क्या इसको बी सी ए लिख दूं? सारा आ जाएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ए बी बी सी और सी ए दोनों आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा सीक्वेंस में? ए बी सी ए सी ए भी आया ना? Yes, sir. अब अगली रो पे आओ। अगली रो में क्या है? बी सी ए सी और ये है, तो यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी, तो वापस यहाँ पे भी सेम सिमेट्रिकल ये सी बनेगा। बी सी ए को इसके मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाएगा, आया ना? और लास्ट में वापस क्या आ जाएगा? सी ए। क्या समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब याद करो, ये एक स्टैंडर्ड था, आपको सिखा रखा था। ये याद करो क्या आया था? ए बी सी बी सी ए सी ए बी को ओपन करने का तरीका मैंने आपको स्टैंडर्ड वाले लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? कुछ Yes, sir. स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट लिखवाए थे? Yes, sir. तो याद करके बताओ, ये तो बहुत जरूरी है बताना आपका। ए बी सी बी सी ए सी ए बी को स्टैंडर्ड क्या लिखवाया था? मैंने कहा था याद रखना, ये बहुत काम आते हैं। जल्दी बताओ आप। ए बी सी ए सी ए बी नोट्स देखो पलट के, एक ही नहीं है, और नहीं हो तो बताओ, अभी फिर लिखवाऊं मैं। वो सारे स्टैंडर्ड निकालो, 1 1 1, वो सारी चीजें लिखवाई थी मैंने, तो आया ना? चेक करो एक बार, एक ही भी नहीं है।
को प्रूव भी कर सकते हो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। याद करो जल्दी से, एक ही भी नहीं। बताओ। सर R1 changes to R1 plus R2 plus R3. हाँ वो तो कर सकते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया था? मैंने कहा था ना ये रिजल्ट याद रख लेना, बहुत सिमेट्रिकल है। वो बताओ क्या सिखाया था फाइनल रिजल्ट? याद होना चाहिए था। चलो ठीक है, अब याद रखना। ऐसा कुछ आया था, याद है कुछ? बोलो। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ओपन करके देख लेना। इसमें से माइनस कॉमन लोगे, 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? और स्टैंडर्ड ये वाले थे, एक बार देख लो। एक 3 ये भी लिखवाए थे। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। एक बार सारा देख लो, ये आपके पास नोट्स में है कि नहीं है? बोलो। No, सर नहीं है। नहीं है तो अभी लिखो जल्दी। उतारो इनको और लिखना सम फ्रीक्वेंटली यूज डिटरमिनेंट। इनको याद रखना। लिख लिया सबने? बोलो बच्चों। Yes. यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपको ये समझ में आया मैंने कैसे ब्रेक किया? चलो इसको ब्रेक करके देखो। करो 2 के डिटरमिनेंट ब्रेक। दिमाग लगाओ थोड़ा। हो गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा 3 को क्या लिखे? सब 3 में ब्रेक है, 3 को कैसे ब्रेक करो? 1 plus 1 plus 1. वेरी गुड। 3 को आप ब्रेक कर सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 में। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 को क्रिएट करने का तो एक ही तरीका है,
यहाँ पे भी 1 1 हो, यहाँ पे भी 1 1 हो, है ना? अब तो Yes, देखो sir. आसान है, 1 1 1 अगर फिक्स हो गया तो बताओ ये फर्स्ट रो में अब यहाँ पे क्या रखो ताकि a प्लस b प्लस सी आ जाए? ABC, और इधर क्या आएगा? a क्यूब b क्यूब c क्यूब, वापस यहाँ 1 1 1 फिक्स है, अगला क्या आ जाएगा? ABC, और ये क्या आएगा देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से ये आ जाएगा, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से क्या चाहिए? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना? ताकि ये वाला एलिमेंट क्रिएट करने की कैसे क्रिएट होगा? थर्ड रो को इधर से मल्टीप्लाई। अब ये स्टैंडर्ड है, अभी बताया था कैसे इसको ओपन करना है। फर्स्ट वाला कैसे होगा? a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, यही था ना बस। और ये क्या था? a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, है ना? चेक कर लेना। Yes. Yes, sir. ओके, ये सारे एडवांस में जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको सब काम आएगी, ये सब चीजें ब्रेक करने वाली। आगे समझ में आया तक? Yes. ओके, अब हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। ये R1 R2 शॉर्ट में रो लिखी हुई है, स्क्वायर डिटरमिनेंट है, रो 1 और रो 2, 2 क्रॉस 2 का ये मान लो है डिटरमिनेंट, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा है R1 R2। तो ये मान लो कोई डिटरमिनेंट है जिसकी ये रो 1 रो 2 है, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? पहले रो 1 को डिफरेंशिएट कर दो रो 2 एज इट इज, फिर प्लस रो 2 को डिफरेंशिएट कर दो रो 1 एज इट इज। इसी तरह से मान लो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, इसमें भी सेम फॉर्मूला, पहले रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा लिखा है ताकि इतना आपको लिखना ना पड़े। रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, बच्ची भी रो एज इट इज, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रो 2, देन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रो 3, एक एक करके रो को डिफरेंशिएट करना है, 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो। क्या ये समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है। और मान लो कोई रो में अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो अगर तीनों 0 होगा तो फिर वो तो 0 ही हो जाएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है? डिफरेंशिएशन रो बाय रो होता है, पहले रो 1 का करा रो 2 एज इट इज, फिर रो 2 का करा रो 1 एज इट इज, 3 क्रॉस 3 हुआ तो एक एक करके तीनों रो को करेंगे, बच्ची भी 2 रो ऐसी कैसी रहेगी। ये लिख लो। Yes, sir. लिखना हो जाए तो बता देना। लिख लिया? Yes. ठीक, अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे, थोड़ा ट्राई करना है। फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंट इंटीग्रेशन का अलग होता है ना, वो अभी सीखूंगा। आज तो तबीयत खराब है तो इसलिए एनर्जी लो है ना। एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, बोला है पहले डिफरेंशिएट करो और फिर एक्स को 0 रख के वैल्यू पता करो। तो थोड़ा कोशिश करना डायरेक्ट करने की। आपको पता है डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 रखना है, तो जब 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? उनकी वैल्यू डायरेक्ट ही रख देना। करो कोशिश, डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएट करो
डिफरेंशिएट करने के बाद जब आप x को 0 रखोगे तो क्या आएगा, या फिर एक काम करो डिफरेंट, हाँ चलो 0 के ही निकाल लो, फिर सोचना π/2 रखने पे भी क्या है। सर एक बार फॉर्मूला बताना वो वाला। रो बाय रो करो, पहले रो 1 का डिफरेंशिएशन, बची हुई 2 रो एज इट इज, प्लस रो 2 का डिफरेंशिएशन, बची हुई 2 रो एज इट इज, फिर रो 3 का डिफरेंशिएशन, बची हुई रो एज इट इज, और बीच में प्लस प्लस का साइन रखो। ये डिफरेंशिएट पहले करो, डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद x को 0 और π/2 रखना। पहले डिफरेंशिएट करो एक एक करके, तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। पहले रो 1 का डिफरेंशिएशन, बची हुई 2 रो एज इट इज, फिर रो 2 का, फिर रो 3 का। आया समझ में? बोलो। ओके सर। हाँ करो ट्राई, नहीं तो भी सिखा दूंगा। कर दिए बच्चों? यस सर। क्या आंसर आया 0 रखने पे? सर 0। हाँ करेक्ट। देखो डिफरेंशिएशन जब करोगे, पहले रो 1 का माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बची हुई रो एज इट इज रहेगी। फिर रो 2 का माइनस कॉस 2 कॉस 2x, 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x का 2, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x, और 2x का 2 आगे लिख देंगे, -2 पहले था एक 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। बची हुई 2 रो एज इट इज, और लास्ट में हो जाएगा रो 3 का डिफरेंशिएशन, -3 साइन 3x, 3 कॉस 3x, -9 साइन 3x, बची हुई 2 रो एज इट इज। आई बात समझ में? इसके बाद आप x को 0 रख दोगे। देखो ध्यान से यहाँ पे किया हुआ भी, क्रॉस चेक कर लो अपने अपने। समझ में आ गया ना कैसे किया है? Yes, sir. है ना, बस रो बाय रो करना है आपको, बस सिंपली ध्यान रखना है। रो 1 का किया, बची हुई 2 रो एज इट इज, रो 2 रो 3 इस तरह एक करके करते जाना, वैल्यू रख देना। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन। ये डेरिवेशन मत लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। लिखो लेट डेल्टा इक्वल टू दिस, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, f1 x वेरिएबल है, तो ये फंक्शन है। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा x फ्रॉम a टू b, का आंसर ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट, बस ये 2 चीज लिख लो। ये जो 2 बॉक्स में मैंने बनाया बस इतना लिख लो। आपको जनरली जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा,
कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही वेरिएबल रहेंगे, बच्ची भी 2 रो बच्ची भी 2 कॉलम क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा तो उस रो या उस कॉलम को बस इंटीग्रेट कर देना। समझ में आ रहा है? आपका सिलेबस में जनरली जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आपको इतना ही अभी ध्यान रखना फॉर्मूला। कोई भी एक रो आपकी वेरिएबल वाली रहेगी, बच्ची भी 2 रो कांस्टेंट रहेगी। आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल वाली रो को इंटीग्रेट कर दोगे, एक हर टर्म को, बच्ची भी 2 रो एज इट इज। अब कभी कभी वो थोड़ा सा ट्रिक खेल लेते हैं, एक आधा वेरिएबल इधर उधर पटक देते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना है, इसमें से कॉमन वॉमन निकालना है, रो से कॉमन निकालो, कॉलम में मल्टीप्लाई करो, इस तरह से कुछ कर देना ताकि सारे के सारे वेरिएबल एक सिंगल रो में आ जाए। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपको इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो या सारे जो वेरिएबल है एक्स जो भी एक्स या वाई वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो या तो सारे के सारे किसी एक रो में होंगे, बची हुई 2 रो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कभी कभी अगर छोटा मोटा का ट्रिक खेला कि एक आधा वेरिएबल बचा हुआ में कहीं रख दिया तो आपको कहीं ना कहीं कॉमन दिख जाएगा। तो आप क्या करना, उस कॉलम से या उस रो से वो वेरिएबल कॉमन लेके किसी एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई कर देना ताकि सारे के सारे वेरिएबल एक सिंगल रो में आ जाए, उसके बाद इंटीग्रेट करना। क्या आपको बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? Yes. Yes, sir. एक क्वेश्चन लूंगा, उससे क्लैरिटी आएगी। अब इसी पे मैं क्वेश्चन भी लूंगा, डोंट वरी। ये पहले फॉर्मूला लिख लो, दोनों लिख लिया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को करो। अब जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पे वेरिएबल रो 1 में भी और कॉलम 2 में भी है, तो पहले कोशिश करो किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में सारे वेरिएबल हो, फिर इंटीग्रेट करो। सर किसी एक रो में सिर्फ 2 वेरिएबल रह सकते हैं क्या? किसी एक रो में 2 वेरिएबल आ रह सकते हैं, लेकिन फिर किसी और में नहीं होनी चाहिए। ओके सर। क्या करेंगे बताओ इसमें? सर इसमें सेकंड कॉलम से एक्स कॉमन लेके फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे आपको एक्स 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 दिख रहा है, यहाँ से एक्स हट सकता है, यहाँ से तो कॉमन नहीं आएगा, कॉलम 2 से कॉमन आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. टेक एक्स Yes, कॉलम sir. फ्रॉम कॉलम 2 से एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर वो जो एक्स कॉमन आगे बाहर आएगा उसको रो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि डिटरमिनेंट में तो आपको सिखाया था कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से चीजें कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ से अपने एक्स कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे 4 बचेगा, 1 बचेगा, ये तो एज इट इज। वो एक्स रो 1 में मल्टीप्लाई करा, तो देखो यहाँ से एक्स कॉमन निकला, वापस एक्स मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। चेक करो एक बार, ये आ रहा है? Yes, sir. Yes, आ रहा है क्या? ये डेल्टा है अभी आपका, बोलो। Yes, yes, sir. sir. अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट रो 1 को, आया ना? Yes, sir. एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है क्या? x square upon 2. Square by 2. लिमिट 0 to 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसी तरह से x3 by 3. x cube by 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। आपको ये पता है ना, शायद बेसिक मैथ में सिखाया था मैंने थोड़ा बहुत। Yes. Yes, sir. इसके बाद इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आगे बात समझ में कैसे करना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना, बस फंडामेंटल ध्यान रखना, कहीं यूज हुआ तो अप्लाई कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फंडामेंटल समझ में आया, कैसे इंटीग्रेट कर रहे, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे, बोलो।
यस सर। Yes. Yes, sir. चलो ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी होता था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती थी? जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला आइडेंटिटी, तो उसके क्या होता है? कोई भी चीज को आइडेंटिटी कब बोलते हैं? जब उसकी डिग्री से ज्यादा रूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 4x + 4, ये क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी। क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब x को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो क्वाड्रेटिक की वजह से तो 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 से ज्यादा रूट। तो ऐसी चीजें जहां से 2 से ज्यादा रूट हो जाए उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी। और इसमें बहुत सारे बार क्वेश्चन भी आता था क्वाड्रेटिक में। अगर मान लो कोई बोले ax² + bx + c = 0 इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी, तो बताओ एबीसी में कंडीशन क्या होगी? अगर ये आइडेंटिटी, तो बताओ एबीसी की वैल्यू क्या आती थी? अगर ये आइडेंटिटी मतलब इन सबको 0 होना पड़ेगा, जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होना पड़ेंगे? 0। ये याद रखना, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, पर अभी मेरे को दिमाग में आ गया तो अभी बता रहा हूं आपको। आइडेंटिटी मतलब हैविंग more roots than the highest power, than the degree of variable. अभी के लिए ध्यान रख लो सिर्फ। और कभी बोला कि मान लो ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के केस में जितने भी कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पे भी आप देखोगे सारी चीज को उधर ले जाना, ओपन करने के बाद तो सबके कोएफिशिएंट 0 आएंगे। ये खैर इसमें इसका यूज नहीं, बस इसको याद दिला दिया आपको आइडेंटिटी क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आइडेंटिटी मतलब क्या? एक्स की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब जो, जैसे यहाँ पे एक आपको गिवन एक कुछ डिटर्मिनेंट और इधर एक इक्वेशन गिवन है, तो जो वैल्यू आप एलएचएस में रखोगे वही वैल्यू आरएचएस में भी रखने पे सेटिस्फाई करेगी। मतलब मान लो आपने एलएचएस में 1 रखा, एक्स में जो एलएचएस के अंदर डिटर्मिनेंट है उसमें अगर एक्स को 1 रखा और आरएचएस में भी 1 रखा, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। 2 रखने पे भी आंसर क्या आएगा? सेम। एक्स की वैल्यू 3 रखने पे, कुछ भी वैल्यू रखने पे आंसर क्या आएगा? सेम। इसलिए इसको क्या बोला गया? आइडेंटिटी। भले पावर 4 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके 4 ही रूट होंगे, इसके 4 से ज्यादा रूट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अब आप लॉजिकली एक थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि अगर मुझे टी चाहिए तो मैं क्या करूं ताकि मुझे डायरेक्ट टी मिल जाए? X को 0 रख। सर x को 0 पुट कर देंगे। ये सबके दिमाग में बेटी बात। अगर एक्स को मैंने दोनों तरफ 0 रख दिया तो देखो आरएचएस में पी क्यू आर एस सबके सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ टी बचेगा। बताओ, है यस ना? सर। अगर एक्स को आपने 0 रख दिया, Yes, sir. एक्स को 0 रखा तो देखो आरएचएस में तो क्या बचेगा? सिर्फ अकेला टी। और इधर आपका डिटर्मिनेंट में एक्स को 0 रख देना, तो जो भी चीजें बचेगी वो यहाँ बची रहेगी। इसकी वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूँ। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। Yes. यहाँ से टी आ जाएगा आपका, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब बताओ एस कैसे निकाले? थोड़ा सा और सोचो, एस को निकालने का क्या तरीका होगा? डिफरेंस थोड़ा दिमाग लगाओगे तो शायद पता चल जाए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलो, सोचो सोचो, एस को निकालने का तरीका क्या होगा ये बताओ तो। नहीं, 1 पुटअप करने पे नहीं होगा। अगर एक्स को 1 पुटअप करोगे तो आरएचएस में आपके पास पी क्यू आर एस टी सब आ जाएंगे, एस नहीं आएगा, बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे। तो 1 रखने पे नहीं होगा काम। 0 रखने पे चलो टी आ गया, लेकिन 1 रखने पे काम नहीं होगा। हाँ, संदीप ने सही बताया कि सर एस को पहले अकेला बना दो ना, जैसे टी अकेला था वैसे पहले एस को अकेला बना दो। अब एस अकेला कैसे बनेगा? अगर दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएट मार दे। देखो तो बच्चों ध्यान, दोनों तरफ अगर आप पहले डिफरेंशिएट मार दो, फॉर एस डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार देंगे तो बताओ, डिफरेंशिएट अगर करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4px क्यूब
प्लस 3qx² प्लस 2rx प्लस s। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। डिफरेंशिएट बोथ साइड देन पुट, अब अगर x को मैं 0 रखूं, देखो ये सारी चीजें हट जाएगी, p q r सब हट जाएगा, सिर्फ s बचेगा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और क्या आपको डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना आता है? वो जो एलएचएस में चीज लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले रो 1 को करोगे, बची हुई रो एज इट इज, फिर प्लस रो 2 का डिफरेंशिएशन, बची हुई 2 रो एज इट इज, प्लस रो 3 का डिफरेंशिएशन, बची हुई 2 रो एज इट इज, फिर उसमें x को 0 पुटअप कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो चलो बात की बातें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पहले डायरेक्ट टी निकालना था तो x को 0 रख दिया दोनों तरफ, तो सारे वेरिएबल हट गए, वो PQRS सब हट गए, PQRS हट गया, अकेला t बचा। अब जब s चाहिए था तो पहले डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट करने पे t हट गया, s में से x हट गया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद x को 0 रखूंगा तो PQR ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, अकेला s बच जाएगा। इस तरह से आप t और s निकाल सकते हो। क्लियर है? देखो इन्होंने भी ये किया, डिफरेंशिएट किया, फिर x को 0 रख दिया, t भी आ गया, s भी आ गया। आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना। आगे बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. पक्का दिमाग में बैठ रही थोड़ी थोड़ी बातें? Yes. नेक्स्ट लिखो हेडिंग, ले ले हैमिल्टन थ्योरम, लास्ट पार्ट चैप्टर का। ले ले हैमिल्टन थ्योरम, और इसमें लिखना एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है समझाता हूं। चीजें आपके लिए थोड़ी थोड़ी नहीं है, लेकिन हर नई चीज स्टार्टिंग में टफ लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, घर पे जाके रिवाइज करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, नहीं आने पे डाउट पूछोगे, तो हर टफ चीज भी धीरे धीरे आसान हो जाती है। आप सीखो ध्यान से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या। सुनना ध्यान। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखते जाओ। कोई एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये मान लो कोई 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते, कुछ भी रैंडम ले लिया, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, देन its characteristic equation can be written as, अगर ये मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स A माइनस xi इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस xi इक्वल टू 0। इससे जो वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन बनेगी x में, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। बना के दिखाता हूँ, सुनो। जैसे यहाँ पे अगर मैं A माइनस xi करूँ तो होगा क्या बेसिकली, ये आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 2 7 5 माइनस 4। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, x इंटू आई। जब i को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आएगा क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट में से बस x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बच्चे हुए एज इट इज। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x। क्या बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कभी भी a माइनस xi लिखना है। a माइनस xi लिखने का तरीका क्या है, a के डायगोनल एलिमेंट में से x को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आया ना। अब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x में जो इक्वेशन बनेगी वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैसे देखो सिंप्लीफाई कर लो, 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 35 इक्वल टू 0। ये इसमें से माइनस माइनस कॉमन लोगे, आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस 43 इक्वल। क्या समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो मैंने क्या बोला, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना कैसे है, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दो। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो x में जो क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, मैं वापस लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 43 इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन लिया था, ए, तो ए विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में मैं ए रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। अब ए एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, तो मैट्रिक्स रख रहा हूं तो एलएचएस आरएचएस में हर जगह मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो देखो अब मैं इसमें ए रख के दिखा रहा हूं आपको, तो जब हम ए रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे ए रखोगे एक्स की जगह पे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, एक्स की जगह ए रखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस, अब यहाँ पे 43, तो 43 तो नहीं रख सकता। तो मैट्रिक्स में जब भी कोई भी कांस्टेंट होता तो क्या लिखते हैं अपन, आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो 43 को क्या लिखोगे, 43i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आपको ऐसे ऐसे बनानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, उससे एक इक्वेशन आएगी, उसमें x की जगह a रख देना, और जहां पे भी कांस्टेंट टर्म है उसको i के हिसाब से लिखना है। अब आपने जनरली देखे होंगे, देखो ये क्वेश्चन ऐसे अलग से नहीं आता, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब भी ऐसे हायर पावर वाले क्वेश्चन आए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाए। ऐसा सिलेबस में नहीं देखोगे आप बुक्स में, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी आपको पूछते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5i की वैल्यू बताओ, अगर ये है तो ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5i की वैल्यू बताओ। एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहां पे तो आपको क्या करना पड़ता है, ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो, आई निकालो, सबकी वैल्यू प्रोडक्ट करो, फिर जाके वो 0 प्रूव होता है। ठीक है, तो उसको अपन ऐसे क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगी, तो जो बची हुई चीजें बस वो ऐड सब्सट्रैक्ट करनी रहेगी। पहले यहाँ तो उतार लो, पहले समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे भी देखो एग्जांपल लिया, देख लो इस एग्जांपल को, तब तक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। पहले इसको देख लो, चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, पहले वो कर लेंगे। एक और देखो ध्यान से, इन्होंने जो मैंने बताया वही किया है। Yes, sir. याद रख लो कि आसान है ना, टफ नहीं है ज्यादा। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया हुआ था। बोला गया इफ a इनवर्स को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो COD क्या होगा। तो सबसे पहले सब लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, जैसे 2 क्रॉस 2 की निकालते वैसे 3 क्रॉस 3 की भी निकलती है। ट्राई एवरीवन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो फॉर्मूला भी लिख पाया। जो बच्चे बोल नहीं रहे उनको समझ में आ रहा है? समृद्धि का, सुनिधि आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. रिया, रिया Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं ना सबसे पूछ बीच बीच में पूछूंगा भी, ठीक है? बताओ इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे आप सब क्लास में। आदर्श, मनीषा, ऋषि, यस सर।
ओके, अगली बार बाकी बच्चों का नाम लेंगे। तब लोग लिखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0। फिर उसमें a रख के देखो क्या है। सर इक्वेशन निकालने के बाद क्या करना है? इक्वेशन निकालने के बाद दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और a इनवर्स पता करो कितना आ रहा है। जो भी क्यूबिक इक्वेशन बन रही होगी दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स को एक तरफ ले जाओ और फिर कंपेयर करके पता करो COD कितना है। इक्वेशन निकालने के बाद क्यूबिक में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। देखो आसान ही था, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं रखी। ऐसी कुछ इक्वेशन आपकी बन रही होगी, माइनस कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x। चेक करते रहना कि कैलकुलेशन है। 4 + 2 6, माइनस भी जीरो में चला जाएगा, क्या बनेगा x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार चेक करो क्या ये इक्वेशन आ रही थी क्या? यस सर। बोलो बच्चों, सब लोग, सबकी आ रही, बाकी बच्चों की भी? यस सर। यस सर। क्या इसमें मैं a रख दूं? Yes, sir. तो बताओ क्या आएगा, a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a। यहाँ पे बताओ क्या लिखूं 6 की जगह? -6i -6i इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे a इनवर्स चाहिए।
मैं क्या कर रहा हूँ, Yes, ए sir. इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स, इसको जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब कितना बनेगा, पावर सब्सट्रैक्ट करो ना, -3 + 1 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। Yes, sir. ए क्यूब को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई sir. करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा, Yes, sir. फिर कितना आ जाएगा, -6 ए Yes, sir. प्लस 11 ए इंटू ए इनवर्स Minus क्या हो 6 जाएगा, आई plus 11i. -6 आई के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बोलो। Yes. इक्वल टू ये माइनस उधर चल जाएगा 6 ए इनवर्स। अभी 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। कंपेयर करके क्या सीओडी पता कर सकते हो, सी कितना आएगा, -6. सी कितना आएगा, अरे बोलो, Six. -6 और डी कितना आएगा, 11. 11. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन हम आएंगे तो। यस सर। Yes, sir. आज मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है सब चीजें, सही आया आंसर, ठीक यस है। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये ट्राई करो एक बार। आपको मैंने समेशन वाला बता दिया है क्या, समेशन अगर को होगा तो किसी भी एक रो में चला जाएगा, समेशन बता देता ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट में समेशन किया जाता है, ठीक। यस सर। कैसे करें इसको सॉल्व, सर पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। हाँ निकाल लो। हो गया होगा अब तक, क्या रहा एबीसीडी, Sir, D. डी आ रहा है, D option. तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई इक्वल टू 0, है ना। कैसे कंपेयर करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए माइनस 2i इक्वल टू 0 से कंपेयर करना था। अब यार 2i आ रहा है तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक और 2 पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, अल्फा बाय 2 का ए स्क्वायर प्लस बीटा बाय 2 इंटू ए माइनस आई इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, माइनस आई हो गया, तो बताओ अल्फा बाय 2 किसके बराबर आएगा, ये वाला क्वेश्चन इसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, बीटा बाय 2
4 के, दोनों तरफ माइनस आई लेके आया पहले में, है ना। तो अल्फा आ गया 2, बीटा आ गया 8। देखो जेई मेंस में आया हुआ था, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जल्दी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो आप ए स्क्वायर निकालते, ए निकालते, फिर कंपेयर करके निकालते तो भी आ जाता, बिना उसके भी आएगा। देखो ऐसा नहीं कि ये अकेला मेथड है, ये जनरली इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये जो पढ़ाया ना मैंने आपको इंजीनियरिंग के, आप जब जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसलिए करा दिया इससे आपकी कैलकुलेशन और समय बचेगा। और याद रखना भी टफ नहीं है, आसान है ना याद रखना भी। आप Yes, देखोगे जनरली इसके जो सॉल्यूशन है वो वैसे ही होंगे जो नॉर्मल होते हैं ना, ए पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए निकालो, फिर दोनों तरफ कंपेयर करो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, उससे अल्फा बीटा निकालो। यहाँ पे चलो 2x2 है तो भी हो जाएगा, 3x3 में तो बहुत टाइम चल जाएगा। ठीक है, ओके। सर तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में ये कर सकते हैं हाँ ऐसे? कर सकते हैं, अगर वहां पे ऐसा कुछ बैठ रहा है तो ट्राई कर के देख लें। ठीक है, जहाँ पे ए स्क्वायर ए और ऐसी मतलब ऐसी इक्वेशन पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप, इस तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप बन रही है तो आप अप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट लगभग Yes, कवर हो sir. गया है। तो अच्छी वैरायटी आती है मेंस में भी, एडवांस में भी, वो हम धीरे धीरे इलस्ट्रेशंस के थ्रू लेते रहेंगे। थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब मंडे से, आज क्या है, हाँ मंडे से नया चैप्टर चालू होगा, जैसा कि मैंने कहा था आपको। कल सैटरडे वाली क्लास में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। आप लोगों से बस यही एक्सपेक्टेशन है कि जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूले सारे याद रख लो, एक पेज पे रफली फॉर्मूले लिख लो ताकि सारी चीजें याद रहे। टेस्ट के पहले सब कुछ याद होना चाहिए, और टेस्ट ईमानदारी से देना, चीटिंग करके मत देना। अगर आपके 10 नंबर आ रहे, 15 नंबर आ रहे, 20 नंबर आएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया चैप्टर लेंगे अपन लिमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, मतलब कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, बाय। पढ़ाई करना, ठीक है, करोगे ना?